हेलो गाइस, आई एम पलक शाह और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ग्रेविटेशन का पार्ट 3। आई होप आप सब लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से देख लिया रहेगा, समझ लिया रहेगा। आज के पार्ट में हम लोग बेसिकली बात करने वाले इज अबाउट इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड हमारा एस्केप वेलोसिटी एंड बहुत सारा क्वेश्चन। ऑफकोर्स वो तो कंपल्शन है, करेक्ट। सो आई नो अभी बहुत दिनों का गैप आ गया था लेक्चर्स के बीच में बिकॉज हमारा कॉलेज स्टार्ट हो गया है एंड थोड़ा सा अपलोडिंग वगैरह में इश्यूज हो रहा था। बट अभी से लेक्चर्स रेगुलरली आ जाएगा। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फेस्ड। सो विदाउट एनी डिले हम लोग चालू करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सो हमारा जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम लोग को लगता है हम लोग 9.8 ही लेते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस में हम लोग 10 ले लेते हैं, करेक्ट। बट हम लोग अगर इन डिटेल देखने जाए ना तो रोटेशन के वजह से अर्थ हमारा रोटेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, उसके वजह से हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना हर एंगल पे, मतलब इक्वेटर पर, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर और ऊपर, फिर एग्जैक्टली 90 पे, दैट इज ऑन पोल्स, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता जाता है। तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम रहता है, एक पॉइंट पे मिनिमम रहेगा। सो ये केस होता है हमारे साथ, करेक्ट। सो अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअल क्या है एट कौन सा प्लेस, ये कैसे ढूंढेंगे। सो इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है। वो इक्वेशन पहले डिराइव कैसे हो रहा है वो थोड़ा सा देख लेंगे एंड देन उस इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं, करेक्ट। सो हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट ले लिया छोटे एम मास का, करेक्ट। सो हम लोग ने इसके ऊपर एफबीडी निकाला, मतलब जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसको देख रहे थे। सो फर्स्ट तो हमारा एक mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेकेंड हमारा लग रहा है नॉर्मल फोर्स, करेक्ट। थर्ड हमारा लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमारा रोटेशन ऐसे हो रहा है तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये वाले आर की वजह से हो रहा है। तो इधर हम लोग ने एम ओमेगा स्क्वायर आर ले लिया, स्मॉल आर, ये अच्छे से देखना। ये अभी आई नो सेंट्रीपिटल फोर्स सिखाने का जरूरत नहीं है बिकॉज इस चीज को हम लोग ने बहुत डिटेल में पहले सीख लिया है, करेक्ट। सो अभी हम लोग को इस लाइन के अलोंग सब फोर्सेस चाहिए, तभी हम लोग एफबीडी इजीली निकाल पाएंगे। तो हम लोग ने एट कुछ एंगल थीटा हम लोग ने ये ले लिया एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, करेक्ट। तो अभी हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। सो अभी इधर ये जो आर है ना वो ये वाला डिस्टेंस है। सो हमेशा हमें ये आर देके नहीं रखा रहेगा, हमें कौन सा आर देके रखा रहेगा, रेडियस देके रखा रहेगा प्लैनेट का या अर्थ का, करेक्ट। तो वो आर कैसे ढूंढेंगे, विद द हेल्प ऑफ हमारा नॉर्मल मतलब कॉस थीटा वगैरह से ढूंढ सकते हैं। सो हमें इधर ये मिल जाता है आर इज स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, करेक्ट। सो हम लोग इधर ये आर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस, ये तो फिर से वही लिखा, इधर देखो एन इज इक्वल टू एम जी एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, करेक्ट। सो इस नॉर्मल को हम लोग एपेरेंट वेट भी बोलते हैं, करेक्ट। एपेरेंट वेट बेसिकली क्या होता है, दूसरे किसी एक फैक्टर के वजह से जो हमारा एक्चुअल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग एपेरेंट वेट बोल देंगे, करेक्ट। तो एपेरेंट वेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम जी इफेक्टिव। अभी इधर हमारा जो मास है वो तो कांस्टेंट ही रह रहा है, हमारा हमने लास्ट पार्ट में भी एक क्वेश्चन किया था, हमारा मास हर जगह कांस्टेंट रहता है, चेंज क्या होता रहता है, वेट। तो वेट है ना हमारे अर्थ पे भी चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इक्वेटर पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, तो वहां पे हमारा जो वेट है वो चेंज होता रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, 15-20 किलो का बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो हमारा एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मास तो हमारा सब जगह सेम है तो मास को कट कर दिया, तो हम लोग को बेसिकली जी इफेक्टिव जो हमारा अपेरेंट वेट है उसमें ये जी इफेक्टिव जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है ड्यू टू रोटेशन, उसके वजह से हमारा वेट में थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर, ये लाइन बहुत क्लियर है सबको। सो इधर से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा कैपिटल आर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। हमारा एम ये क्या है, जो हमारा रोटेशन हो रहा है जिस स्पीड से वो, करेक्ट। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो, आर क्या है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ एंड कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, इक्वेटर पे हमारा 0 डिग्री एंगल रहता है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर कुछ एंगल थोड़ा ऊपर, हमें जिधर हमें जी इफेक्टिव ढूंढना है उधर का हमें वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब थीटा लेना पड़ेगा कि कितने एंगल पर है इक्वेटर से। अभी पोल्स लेना है तो डायरेक्टली 90 डिग्री,
करेक्ट। ये इक्वेटर है तो पोल इधर 90 डिग्री पे रहेगा, हमें 60 डिग्री लेना है, तो उस हिसाब से हमारा थीटा चेंज होता रहेगा एंड उसके डिपेंडिंग हमारा जी इफेक्टिव चेंज होता रहेगा। सो हम लोग ने इधर क्या किया, हम लोग ने जो बेसिकली दो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एट पोल्स एंड एट इक्वेटर, ये हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जी इफेक्टिव देखते हैं। करेक्ट। अभी पोल्स क्या है, 90 डिग्री पर है, तो कॉस 90 कितना हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है पूरा 0 हो जाएगा एट पोल्स, और हमारा जी इफेक्टिव हमें मिल जाएगा इक्वल टू जी, जो हमारा 9.8 हम लोग नॉर्मली लेते हैं उतना ही हमें पोल्स पे मिलेगा। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है पोल्स पर। अभी इधर आप कोई भी एंगल ले लो तो हमारे जी में से कुछ ना कुछ माइनस होने वाला है। करेक्ट। बट अब ये हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो हमें एक्चुअल जी मिल रहा है, यही पूरा 0 हो जा रहा है, तो हम लोग इधर से क्लियरली बोल सकते हैं कि पोल्स पे हमारा मैक्सिमम होगा और दूसरे सब एंगल्स पे हमारा चेंज होता रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा ऑफ कोर्स। सो मिनिमम किधर रहेगा, एट इक्वेटर। इक्वेटर पे हमारा एग्जैक्टली 0 डिग्री हो जाता है। करेक्ट। तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो हमें जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर मिल जाएगा। करेक्ट। सो हमारा जो एट इक्वेटर हम लोग बोल सकते हैं हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव जो रहेगा, जो हमारा एक्चुअल जी का वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर करेंगे तभी हमें इक्वेटर पे जी मिलेगा। करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ये मैक्सिमम है एट इक्वेटर, क्योंकि एंगल 0 होने के वजह से। करेक्ट। सो हमें इधर बोल सकते हैं हमारा जो जी इफेक्टिव है वो मिनिमम हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हम लोग ने यही चीज लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, क्योंकि हमारा रेडियस इक्वेटर पर और पोल पर डिफरेंट होने के वजह से हमारा जो आर का वैल्यू है वो डिफरेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था GM/r²। करेक्ट। तो यही चीज इधर भी मैंने फिर से प्रूव कर दिया कि हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पोल्स पे ज्यादा होगा देन इक्वेटर, बिकॉज हमारा रेडियस भी एक फैक्टर है और एक रोटेशन भी फैक्टर है इसके वजह से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कस करेंगे एंड देन क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी आ ही जाएगा। आई नो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है बट बहुत ईजी है, अच्छे से समझा ना, अच्छे से कंसेप्ट समझा, ये फॉर्मूला समझा, सो बहुत ईजी है। तो इधर से आपको क्वेश्चंस क्या आ सकता है, फर्स्ट तो एपेरेंट वेट ढूंढने आ सकता है, जी इफेक्टिव ढूंढने आ सकता है, थर्डली आपको थियोरी क्वेश्चंस आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ये एंगल्स के ऊपर थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो हम लोग आगे करेंगे तो यू विल गेट इट कि कैसे आएगा क्वेश्चंस। ओके। सो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट एंगुलर स्पीड। जब हमारे पास इक्वेटर पे वेटलेसनेस हमें फील हो रहा है, वेटलेसनेस इज बेसिकली जब हमें वेट फील नहीं होता, या बोल सकते हैं कि ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा, तभी हम लोग बोल देंगे कि वेटलेसनेस हुआ है। सो एट इक्वेटर हम लोग के पास इक्वेशन है, बहुत क्लियर इक्वेशन है, एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर हमारा वेटलेसनेस है, मतलब जो हमारा इफेक्टिव वेट जो हमें दिख रहा है वो इक्वल टू 0 है, हमें ग्रेविटी फील नहीं हो रहा बेसिकली। करेक्ट। सो इधर हम लोग बोल सकते हैं क्या, एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तभी हमारा जो एम इफेक्टिव जो रहेगा वो इक्वल एम जी इफेक्टिव जो रहेगा वो इक्वल टू 0 रहेगा। करेक्ट। मतलब ही वेटलेसनेस हो रहा है, मतलब ही कोई वेट फील नहीं हो रहा है, कोई ग्रेविटी नहीं लग रहा है बेसिकली। करेक्ट। तो इधर से एम एम कट कर दिया तो हमें एक इक्वेशन मिल जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय आर। अभी इधर से हम लोग एंगुलर स्पीड बहुत इजीली निकाल सकते हैं, या चाहिए तो टाइम भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई बाय टी। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर बाय जी करेंगे तो हमें टाइम पीरियड भी मिल जाएगा बहुत इजीली। करेक्ट। और इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो सब एक हमारे प्रॉपर कांस्टेंट है, जिनका वैल्यूज हमारे पास है 2 पाई आर ले लो, आर क्या हो जाता है 6400। करेक्ट। 6400 फिर डिवाइड बाय जी हमारा 10 हो जाता है। तो इधर से हम लोग बेसिकली डायरेक्टली हम लोग टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, आगे क्वेश्चन भी है तभी देखेंगे। करेक्ट। सो इधर हम लोग को ये चीज याद रखना है कि जब हमारे पास वेटलेसनेस वाला चीज आ जाए, मतलब क्या, हमारा जो अपेरेंट वेट है, जो हमारा इफेक्टिव ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वल टू 0 है, हमें वेट फील नहीं हो रहा, तो वहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, या कोई एंगल पर ये चीज हमें बोला हो रहा है तो वैसे इक्वल टू करके विल गेट द ओमेगा का वैल्यू एंड उसके हेल्प से हमें टी का वैल्यू भी मिल सकता है। करेक्ट। फिर अभी हम लोग आ जाते हैं इधर,
ये बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड हैज नो इफेक्ट ऑन पोल। क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात, मतलब अभी इधर है ना, ये सेंटेंस से बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं अभी तो आपने बोला था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे मैक्सिमम होता है। हाँ, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, बट रोटेशन का इफेक्ट किधर मैक्सिमम है, इक्वेटर पर मैक्सिमम है, पोल्स पे इक्वल टू 0 है। अभी इधर आई एक्सप्लेन। अभी समझो हमारा रोटेशन जो है वो बंद हो गया, करेक्ट। सो हमारे पोल्स पे ज्यादा इफेक्ट देखने मिलेगा या हमें इक्वेटर पर ज्यादा इफेक्ट देखने मिलेगा? क्लियरली हमें इक्वेटर पर इफेक्ट ज्यादा देखने मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा पोल्स पे एंगल 0 था, इसकी वजह से ये जो रोटेशन वाला पार्ट था वो ऑलरेडी 0 है, करेक्ट। तो रोटेशन बंद भी हो जाएगा, फिर भी हमारा जो जी इफेक्टिव है वो इक्वल टू जी ही रहने वाला है। बट अगर एट इक्वेटर हम लोग बोल रहे हैं तो रोटेशन अगर बंद हो गया, देन हमारा ये जो ओमेगा स्क्वायर आर वाला पार्ट है ना, वो जी में ये ऐड हो जाएगा एंड हमारा जी इफेक्टिव इधर चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो जो हमारा इफेक्ट है वो इफेक्ट ऑफ रोटेशन जो है हमारा पोल्स पर बहुत कम है, मतलब इक्वल टू 0 है, बट इक्वेटर पे हमें मैक्सिमम इफेक्ट देखने मिलता है ड्यू टू रोटेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, करेक्ट। फिर इधर ये देखो, एक क्वेश्चन लिखा है, इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग देन एम एट इक्वेटर। इक्वेटर पे एम क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंक्रीजेस बाय ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इधर, इंक्रीजेस बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर, करेक्ट। बिकॉज अगर रोटेशन बंद हो गया तो ये जो माइनस हो रहा है पार्ट वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा हमारे जी में एंड हमें कुछ दूसरा जी इफेक्टिव मिलेगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये हमारा रोटेशन होने के वजह से ये कट हो रहा था पार्ट, हमारे जी में से ये वाला वैल्यू कट हो रहा था, बट अगर रोटेशन ही बंद हो जाएगा तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर वाला पार्ट ही नहीं बचेगा, तो हमारा जो जी एक्चुअल में रहेगा उतना ही रहेगा, करेक्ट। सो हमारा जो नॉर्मल जी इफेक्टिव रहेगा उसको बोल सकते हैं हमारा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, तभी हमें एक्चुअल जी मिल जाएगा, करेक्ट। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर, ओके। सो इधर समझा है कि अगर अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग देन एम का इक्वेटर पे क्या इफेक्ट हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन भी पहले वो करते हैं, ये देखो, इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मास एम एट द इक्वेटर विल बी। सो इक्वेटर पे जो एम मास रखा है उस पर क्या चेंज आ जाएगा, ये हमें पूछा है। तो हमें पता है इक्वेटर पे हमारा क्या होता है, एम इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, करेक्ट। अभी हमारा ये क्या वाला चीज है, जब रोटेशन हो रहा है, करेक्ट, रोटेशन हो रहा है, करेक्ट। अगर रोटेशन बंद हो जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है वो कट हो जाएगा, करेक्ट। तो जो हमारा एक्चुअल हमारा जो इफेक्टिव जो आ रहा है इक्वेटर में, जब इसके साथ प्लस करेंगे तभी हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगा जब रोटेशन बंद हो रहा है, करेक्ट। सो हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीजेस बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये चीज समझ रहा है सबको, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, what will happen to the weight of the body at the south pole if the earth stop rotating about its polar axis? अगर पोलर एक्सिस पे रोटेशन बंद हो जाए फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ये चीज हम लोग ने ऊपर डिस्कस की थी, सो नो चेंज। नेक्स्ट, सो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड जी इज इक्वल टू 9.8 meter per second square if the body placed at the equator has to become weightless and the earth should make one complete rotation in. So ये चीज हम लोग ने डिस्कस किया था। इधर हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, जब हमारे पास एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर था, हम लोग ने बात किया था वेटलेसनेस का, मतलब क्या हमारा ये जो अपेरेंट वेट है नॉर्मल जो है, या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वल टू 0 हो गया, मतलब वेटलेसनेस हो गया, तो हमें इधर एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। सो इधर से एम कट करके हमें टी और टी के साथ भी एक रिलेशन मिल जाता था 2 पाई बाय आर बाय जी, करेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग ढूंढ सकते हैं कि कितना टाइम हमें लगेगा एक कंप्लीट रोटेशन में, बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। सो टी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू रूट 6400 डिवाइड बाय हमारा 9.8 इंटू इधर 10⁻³ ले लो या -3 ऊपर लेके किया तो भी चलेगा। तो इधर हमारा t इज इक्वल टू सेकेंड्स में आ जाएगा, कितना 5080 सेकेंड्स जितना आ जाएगा, जिसको हम लोग सॉल्व करके 1.4 आवर तक लेके जा सकते हैं। सो t इज इक्वल टू हमारा b इज द
करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, नेक्स्ट. अभी है ना हम लोग बात करने वाले इज अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देन पोटेंशियल वेक्टर, ये सब चीज़ों के ऊपर. बट ये चीज़ों के ऊपर अगर आपको वर्क पावर एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग ने डिस्कस किया है वो नहीं पता, देन ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा आपको. सो माय सजेशन इसकी, अगर आपने पहले वो पार्ट नहीं समझा है अच्छे से, देन पहले वो समझो एंड देन इधर आना, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इधर आई विल ट्राई टू कवर ऑल द जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी है वो मैं सब कवर करूँगी, बट स्टिल जो कनेक्शन चाहिए उसके लिए आपको वो पहले देखना पड़ेगा, ताकि इधर आपको वो पूरा कनेक्शन फील हो कि कैसे क्वेश्चंस आएगा, कैसे ये सब चीज़ें हैं. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, सो इधर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमें पता है, माइनस वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी. करेक्ट, उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी. ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हम लोग ने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. सो आई होप इधर फिर से रिपीट करने का ये ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पूरा बहुत बेसिक है. जो वर्क पावर एनर्जी के टाइम मैंने बोला था कि ये चीज़ें सब रिपीट होंगी, अभी इधर ग्रेविटेशनल के टर्म्स में हो रहा है. फिर आगे हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें रिपीट होगी, टर्म्स जस्ट नए होंगे बट उनका मीनिंग, उनके फॉर्मूलाज मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहते हैं. सो आई होप आप सब लोग को वो पार्ट पता होगा, तभी ये पार्ट ईजी लगेगा. ओके, सो हमें पता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी. ये जो होता है चेंज, ये हमारा कोई भी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये बस उन दोनों पॉइंट्स के बीच का है. मतलब इस पॉइंट से कुछ इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट तक लेके गए, उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ इधर यू इनिशियल था, यू फाइनल था, तो उसमें जो वर्क डन हुआ, अगर हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स वाइज वर्क डन पूछा है, देन क्या आ जाएगा, माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी. बट हमें एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क डन पूछा है, देन हमारा इधर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ये चीज़ें हमें पता है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, सो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये क्या है, बेसिकली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी. करेक्ट, अभी ये जो इधर यू इनिशियल है हमारा, इसको हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि ये इन्फिनिटी से आया हुआ है, देन इधर यू इनिशियल क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल इनिशियल क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा. तो इधर हमें फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना मिल रहा है, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल में. करेक्ट, तो इधर हम लोग बोल देंगे ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे. सो बेसिकली हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, हम लोग चेंज को ही डिफाइन कर सकते हैं. करेक्ट, सो हमें कोई पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, देन हम लोग को एक पॉइंट को कोई इन्फिनिटी पे लेना पड़ेगा या रेफरेंस पे लेना पड़ेगा जहाँ पे वो उसका वैल्यू इज जीरो, तभी हम लोग दूसरे पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत इजीली निकाल पाएंगे. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो इधर हमें वही डेफिनेशन में भी वही लिख के दिया है, negative work done in moving a mass m from infinity to the point by gravitational force is called as potential energy at that point stored in the mass m. I hope this is very clear. Okay, so इधर हम लोग ने जो मैंने ऊपर बोला, हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाता है. करेक्ट, अभी क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हमें डेल्टा यू ढूंढना रहता है, एंड जब क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया तो कौन सा यूज करना है, एक्सटर्नल वाला, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला. करेक्ट, तो आई होप ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है. आई डोंट फील लाइक कि एकदम बेसिक से, मतलब जीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देन रेफरेंस क्या होगा, वो सब चीज़ें आई डोंट फील लाइक कि फिर से रिपीट करना है. एंड अगर आपको सीखना है, आपने नहीं देखा, तो वर्क पावर एनर्जी का डायरेक्टली पार्ट 2 देखोगे फिर भी समझ जाएगा. सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है, तो अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लो. 2 आवर्स का ही लेक्चर है, सो आपको इधर बेसिक क्लैरिटी आ जाएगा. थोड़ा फर्स्ट हाफ आवर देख लोगे तो भी इधर का क्लैरिटी आ जाएगा आपको. ओके, सो इधर हम लोग को लिख के दिया है वर्क डन इन मूविंग मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट स्लोली. स्लोली बोला है ना, वहाँ पे हमारा डेल्टा के ई जीरो हो जाता है. मतलब क्या, डेल्टा के ई जीरो हो जाएगा तो हमारा जो ये है वो जीरो, तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं, और हमें डेल्टा यू इज इक्वल टू मिल जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. करेक्ट, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. तो कभी भी हम लोग को लिख के दिया है कि पॉइंट स्लोली हम लोग उसको मूव कर रहा है या एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हो रहा है,
या कुछ भी नहीं लिखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है, देन हमेशा हम लोग को ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। अगर क्लियरली देके रखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, देन ही माइनस डेल्टा यू यूज करके हमें वर्क डन ढूंढना है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो अभी हम लोग ये सब चीजें जो थी ना, ये 3 स्लाइड्स हम लोग ने बेसिकली ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो इधर से मतलब वर्क पावर एनर्जी में इधर से हम लोग नया पार्ट डिस्कस करने जो इस चैप्टर में आ रहा है। सो इधर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इज अबाउट ग्रेविटेशनल एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऊपर अभी हम लोग ने बेसिक क्या डिस्कस किया, जस्ट हमारा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देन हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं। करेक्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली डिफाइन हो सकता है नहीं, इधर हम लोग विद द हेल्प ऑफ चेंज ही डिफाइन करते हैं। जस्ट यहाँ पे एक जो चेंज होता है यू इनिशियल वो 0 हो जाएगा, तो हम लोग दूसरे एक पॉइंट पे जो भी है फाइनल पॉइंट पे उधर पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। करेक्ट, इतना ही हम लोग ने सीखा। वही नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव का जो डिफरेंस था वो बेसिकली देखा इधर। एंड अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर 2 पॉइंट मासेस है और हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों के बीच का ढूंढना है, मतलब बेसिकली एक पॉइंट के वजह से दूसरे पॉइंट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है वो हमें ढूंढना है। तो इधर हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, क्या देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body from infinity to the point slowly under the influence of the other body। वही मैंने जो बोला, इस बॉडी के इन्फ्लुएंस में दूसरे बॉडी को इन्फिनिटी से स्लोली ला रहे हैं, उसको हम लोग बोल देंगे हमारा, उसको हम लोग बोल देते हैं उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस जी एम, ये M1 ये M2, सॉरी इधर लिखा हुआ नहीं है, M1 M2 बाय R डिस्टेंस जो है वो। एंड ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है इधर, इसको हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे हैं, उसको बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है नेगेटिव साइन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, इधर वही लिखा है पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज अज्यूम टू बी 0। हम लोग हर जगह यही लेते हैं, इन्फिनिटी पे हम लोग 0 मानते हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट, तो वहां से हम लोग कोई फाइनाइट हाइट पे ला रहे, तो ऑफकोर्स जो हमारा वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, so the potential energy at infinity is assumed to be 0, so at all finite height it will be less than 0 or negative। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो बेसिकली इधर है ना, बहुत जनों को नेगेटिव का क्यों है उसका बहुत क्वेश्चंस होता है। सो हम लोग ने पॉइंट जो लिया है जिधर हम लोग बेसिकली हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिफाइन नहीं हो सकता। करेक्ट, हम लोग विद द हेल्प ऑफ चेंज ही उसको डिफाइन करते हैं। करेक्ट, तो अभी हम लोग ने चेंज में एक पॉइंट को हम लोग को रेफरेंस मानना पड़ेगा या एक पॉइंट को हम लोग को 0 मानना पड़ेगा, तभी हम लोग दूसरे पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे। करेक्ट, तो इधर हम लोग क्या इन्फिनिटी पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी से जो ला रहे, तो इन्फिनिटी पे हम लोग उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं। करेक्ट, इसके वजह से वो इधर आ रहा है, तभी हमें फाइनल जब एक स्टेबल आर डिस्टेंस पे आ जाएगा फिर हम लोग उन दोनों पॉइंट मासेस का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। करेक्ट, बट जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा। ऐसा क्यों हो जाता है, बिकॉज हम लोग का जो इनिशियल पॉइंट है उधर हम लोग ने 0 लिया है। करेक्ट, तो वो फाइनल पॉइंट पे उससे कम या मतलब इनफाइनाइट हाइट पे उसको 0 लिया, तो वो कभी भी फाइनाइट हाइट पे आ जाएगा तो उसका नेगेटिव में ही वैल्यू होगा या 0 से कम में ही वैल्यू हमें देखने मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अगर ये सब नहीं समझा है देन इतना याद रख लो कि 2 पॉइंट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है देन दिस इज द फॉर्मूला। नेगेटिव क्यों है, जस्ट वो 0 इज एट इन्फिनिटी, तो उसके आगे फाइनाइट डिस्टेंसेस पे नेगेटिव होगा। पूरा अगर नहीं समझा है तो इतना याद रख लोगे तो भी इट्स इनफ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव इज टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड इस पे ज्यादा थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो ये 2-3 पॉइंट पे याद है तो आपको हो जाएगा। अगर आपको पूरा बहुत डिटेल में नहीं समझा रहेगा तो, अगर समझा है देन वेल एंड गुड, नहीं समझा तो एक बार देखो, फिर भी नहीं समझा देन ये लास्ट 2 पॉइंट्स मैंने बोले वो अच्छे से समझ लो। ओके, नेक्स्ट। सो अभी हम लोग को ऐसे में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है तो भी इजी। अगर ये हमारा जो U1 ये है M2 हम लोग ने ज्यादा दूर नहीं है, मतलब कोई फाइनाइट डिस्टेंस से ही ला रहे, देन हमारा ये फॉर्मूला इज वेरी इजी, 1/R2 माइनस 1/R1। करेक्ट, इसको आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेनेशन का जरूरत है, फिर भी आई एक्सप्लेन। ओके, सो अगर हम लोग इधर M1 है ये M2 है, पहले ये R2 डिस्टेंस पे था देन ये R1 डिस्टेंस पे आ गया। सो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, GMM R2। करेक्ट,
माइनस ये फाइनल सॉरी ये इनिशियल था हमारा, इनिशियल क्या है हमारा Gm1m2/R2 माइनस रहेगा ये हमेशा। ये क्या है हमारा इनिशियल पोजीशन है, फाइनल क्या हो जाएगा माइनस Gm1m2/R1। करेक्ट, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या आ जाएगा Gm1m2, ये माइनस कॉमन रहेगा तो ये क्या आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इधर मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया कि बहुत बड़ा डेरिवेशन था भी नहीं। तो ये बेसिक नॉलेज है हमारा। इधर हमेशा माइनस रहेगा ही, कभी भी कोई भी केस में ऐसा नहीं होगा कि माइनस नहीं है फॉर्मूला में, ओके। बिकॉज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि 2 पॉइंट मासेस है, उधर एक को हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें बढ़ है तो वो नेगेटिव में ही होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, सो अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। तो समझो हम लोग ने कोई h डिस्टेंस पे सरफेस से m मास रखा है ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सो हमारा u कैसे लिखेंगे हम लोग माइनस g, ये बड़ा इसका मास m, छोटा m डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी r ले लिया, तो ये r क्या है कैपिटल R प्लस h है, करेक्ट। तो इधर हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो u सरफेस हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस क्या हो जाएगा हमारा माइनस g अर्थ का मास उस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइड बाय आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस कितने हाइट पर है वो। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। सो इधर और एक टाइप का क्वेश्चन जो रिपीटेटिवली देखने मिलता है हमें, वो ये है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ बॉडी टेकन टू हाइट h अबोव द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अर्थ सरफेसेस। मतलब अर्थ सरफेस पे से हम लोग ने कोई हाइट पे लेके गए ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे चेंज हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या दिखता है वो हमें पूछा है इधर। सो इधर हमारा डेल्टा यू क्या हो जाएगा यू एच। अभी इधर समझो ये अर्थ है, इधर से ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर लेके गए, तो ये यू इनिशियल है, ये यू फाइनल है, करेक्ट। तो यू फाइनल क्या होगा यू एच होगा हमारा, माइनस यू इनिशियल क्या होगा सरफेस वाला होगा, करेक्ट। तो इसको लिख सकते हैं माइनस जी अर्थ का मास एम, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट का छोटा मास एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। सेकेंड में माइनस ऑफ माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय अर्थ सरफेस से लेके जा रहे हैं, तो इनिशियल इतना ही है, करेक्ट। तो इधर से हम लोग gm को gr² लिख सकते तो ये सॉल्व करने के बाद हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाता है डेल्टा u इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r। सो ये फॉर्मूला से आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। या फिर नहीं चाहिए फॉर्मूला याद रखना, देन ये याद रखो सरफेस और उस h हाइट पे ये लिखने समझ जाओ, तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा सॉल्व करने, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड अगर ये हमारा h जो बहुत ज्यादा छोटा है 10 मीटर 5 मीटर, तो हम लोग क्या लेते थे डेल्टा यू हमारा mgh जितना ही लेते थे, पहले क्वेश्चन किया हुआ है, करेक्ट। सो इधर भी वही होगा, अगर हमारा h जो है वो बहुत छोटा है 10 मीटर 5 मीटर 2 मीटर्स जितना है 20 मीटर्स, तो हम लोग डायरेक्टली mgh करके यूज कर सकते हैं, तभी हमें ये फॉर्मूला का कुछ जरूरत नहीं है। बट हमारा h इज इक्वल टू r या थोड़ा बहुत h से r से छोटा है या r से बड़ा है, देन हमेशा ये फॉर्मूला ही यूज करना है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी हम लोग को ना कभी कभी सिस्टम ऑफ मासेस दे के रखा रहेगा, 2 मासेस नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग ने पॉइंट मासेस के लिए देखा है, अगर 2 पॉइंट मासेस है तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है। बट जब हमारे पास 2 से ज्यादा मासेस रहेगा एंड हमें बोला है कि सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, देन हमें क्या यहाँ पे यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सो इधर डायरेक्शन का तो कुछ लेना देना होगा नहीं हमें, ये चीज बहुत क्लियर है, करेक्ट। सो इधर हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ मासेस इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पॉइंट मासेस। सो जितने भी पॉइंट मासेस है ना उनके बीच हर दो, अगर 3 है तो हर m1 m2 के बीच में, m2 m3 के बीच में, m1 m3 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उनको एक साथ सम कर देंगे तो विल गेट द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का, करेक्ट। तो हमें हमेशा सिस्टम लिखा है, देन जितना भी मासेस है सबको कवर करना पड़ेगा। बट अगर हमें कोई 2 पॉइंट ही दिया है देन उन दोनों के बीच का ही निकालना है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। सो इधर अभी u12 u13 एंड u23 मतलब m1 और m2 के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, m2 और m3 के बीच का, फिर m1 और m3 के बीच का, करेक्ट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं gm1 m2 by r12 gm1 m3 r13 सॉरी gm2 m3 r23,
करेक्ट। एंड इसको ब्रैकेट में होल ब्रैकेट माइनस कर दिया। सो इसको बेसिकली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग के पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग ने लिया एंड 3 अलग अलग मासेस हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे हैं उनके साइड्स पर, करेक्ट। तो उधर उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो वो हम लोग ऐसे ढूंढ सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। सो इधर हम लोग को ढूंढना है कि ये टर्म्स कितना लगेगा। अभी इधर हम लोग के पास ट्राइंगल है, कभी कभी हमें हेक्सागोन ये सब दे के रखा रहेगा या बड़ा कोई ये दे के रखा रहेगा, तो वहां पे हम लोग को कितना टर्म्स है वो कैसे ढूंढना होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर दे के रखा है, करेक्ट। तो स्क्वायर में कितने टर्म्स लग रहे हैं वो कैसे ढूंढेंगे, तो हर अभी स्क्वायर पे इधर 1 मास 2 3 4 ऐसा 4 मासेस लगा के रखा है। सो इधर n के जगह पे 4 लगा देंगे एंड 4 माइनस 1 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 2 2 कट, यहाँ हमें मिल गया 6। सो इधर ऐसे ना 6 टर्म्स हमें मिलेंगे, मतलब 1 और 4 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, वैसे ही 2 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, वैसे ही 3 और 4 के बीच में, ऐसे 6 ऐसे हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, करेक्ट। सो वहाँ पे हमें कितने टर्म्स मिल रहे हैं वो सब लिखना जरूरी है, वरना हमारा ये जो फाइनल आंसर है वो गलत हो सकता है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये कैसे ढूंढना है कैसे करना है ये सब समझ गया है, ओके। सिस्टम ऑफ मासेस बोला है, देन हमें जितने भी मासेस उधर प्रेजेंट है उन सब दो दो मासेस के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ के हमें टोटल सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, करेक्ट। फिर अभी हम लोग आ जाते हैं एक दूसरा टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो इधर बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में दोनों बहुत अलग टॉपिक्स है, अलग टॉपिक्स नहीं, बेसिकली दोनों का मतलब अलग है, दोनों एक जैसे नहीं है। दोनों मतलब अभी हम लोग बोल सकते हैं इधर हमारा फोर्स और इंटेंसिटी वाला रिलेशन है, क्योंकि एक m1 मास होता था जिसके वजह से कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा था उसके फोर्स के वजह से, करेक्ट। उस फोर्स उस फील्ड में हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फील्ड है, फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उस पर इंटेंसिटी क्रिएट हो रहा था, करेक्ट। तो इधर भी वही है, एक हमारे पास m है उसके वजह से पूरा हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, करेक्ट। उसमें एक जो पॉइंट है उस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें देखने, उस पोटेंशियल एनर्जी के वजह से उस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें देखने मिलेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये इंटेंसिटी और फोर्स को रिलेट करो इधर तो आपको समझ जाएगा। जस्ट द बेसिक डिफरेंस इज कि वो वेक्टर था, ये स्केलर है, ओके। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्मूला वाइज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, करेक्ट। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, u बाय m कर देंगे तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा, या डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा u बाय m भी कर सकते हैं। तो इट इज अ स्केलर, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। हम लोग ने देखा था चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बिकॉज वहाँ पे हमारा जो इनिशियल है हम लोग उसको 0 लेते हैं तभी हमें दूसरे पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, तो वो कहाँ पे है, यू इनिशियल कहाँ पे, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि दूसरे पॉइंट पे उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, करेक्ट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रहा था रेफरेंस पे, इसलिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो भी रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। सो इधर हमारे पास जो बुकिश लैंग्वेज पे हमारे पास डेफिनेशन होता है वो ये होता है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट बाय एन एक्सटर्नल एजेंट or against the gravitational force in bringing a particle slowly from the reference point to the given point. So इधर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, हमारा डेल्टा v इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइड बाय क्या था हमारा m, या ऐसे भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी डिवाइड बाय m। तो इधर ये माइनस आ जाना चाहिए बिकॉज हमारा एक्सटर्नल एजेंट के वजह से हो रहा है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स नहीं रहेगा, इधर रहेगा, ये चीजें हमें पता है, करेक्ट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग बात करते हैं इज अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बेसिकली होता क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन द फील्ड। सो बेसिकली इधर हमारा इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का एक रिलेशन बोल सकते हैं, वो हमें इधर मिलता है। एंड ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग ने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में। सो इसको हम लोग डिवाइड बाय m कर देंगे तो हमें इधर इंटेंसिटी और इधर पोटेंशियल मिल जाएगा, करेक्ट।
तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज हमारा इंटेंसिटी जो रहता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। करेक्ट। तो अभी हम लोग को इधर इंटेंसिटी ढूंढना रहेगा, तो हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? इधर डायरेक्टली हम लोग डिफ्रेंशिएशन यूज नहीं कर सकते, इधर हम लोग को पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यूज करना पड़ता है। सो इधर हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है I इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ V डिवाइड बाय पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ x, मतलब x डायरेक्शन में, मतलब आई कैप वाले डायरेक्शन में x एक्सिस में क्या पोटेंशियल लग रहा है वो, प्लस वैसे ही j कैप में k कैप में, एंड विल गेट द इंटेंसिटी सब जगह का। तो बेसिकली हम लोग का ये जो डेफिनेशन है वो ये फॉर्मूला से हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन द फील्ड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड नो दिस। कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो, इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल दे के रखा है इधर, v इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अभी हम लोग को बोला है कि इंटेंसिटी ढूंढो एट एक्स वाई जेड का, हमें कोऑर्डिनेट्स दे के रखा है क्या? 1 1 एंड 1। करेक्ट। तो हमें इधर इस डिस्टेंस पे हमें इंटेंसिटी ढूंढना है विद द गिवन पोटेंशियल। करेक्ट। सो कैसे ढूंढेंगे? फॉर्मूला यूज करना है। अभी ये फॉर्मूला हम लोग ने सीखा था वर्क पावर एनर्जी में कैसे यूज करना है। बेसिकली इधर हम लोग पोटेंशियल के जगह पे हम लोग सब पूरा ये लिख देंगे। करेक्ट। बट अभी जिधर हमारे पास x का वैल्यू है वही इधर यूज होगा, दूसरे जो टर्म्स होंगे जहाँ पे x का वैल्यू नहीं है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा डायरेक्टली। करेक्ट। ये हम लोग ने सीखा हुआ है, आई होप सबको याद रहेगा, बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, क्योंकि रिपीट होते हैं सब, ऑलमोस्ट सब नहीं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उधर ये रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये पता होगा, देन बहुत ईजी हो जाता है। कोई भी टाइप का, मतलब सिर्फ टर्म्स चेंज होगा, क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो कैसे सॉल्व करना है? तो इधर वही टर्म्स लेना है जिधर हमारे पास x और y प्रेजेंट है। फर्स्ट इसमें i माइनस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ये वाले इसमें x प्रेजेंट नहीं है तो ये नहीं लेना। क्या आ जाएगा? सिर्फ एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय आई कैप। करेक्ट। वैसे ही इसके लिए आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाय जे कैप। वैसे ही लास्ट के लिए वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ये, तो के कैप। करेक्ट। सो इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर एक वाई स्क्वायर, सिर्फ डिफरेंशिएट कौन सा होगा? ये टर्म होगा, ये वाला टर्म नहीं होगा डिफरेंशिएशन, बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन विद एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यही पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इधर प्लस 2xz आ जाएगा। करेक्ट। आई कैप, ये इंपॉर्टेंट है, आई कैप लिखना मत भूलना। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? y के साथ है तो 2yx प्लस ये z स्क्वायर हो जाएगा j कैप प्लस 2zy प्लस एक्स स्क्वायर के कैप। अभी हमारे पास वैल्यूज देके रखा है एक्स वाई जेड का, वो डालना है एंड विल गेट द आंसर 1 प्लस 2 आई कैप प्लस 2 प्लस 1 जे कैप प्लस 2 प्लस 1 के कैप। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं? इसको अगर मैग्नीट्यूड निकाला तो 3√3 आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी आता है, इससे भी बहुत इजी आता है। सिर्फ आपको एक या दो टर्म्स ही दे देंगे, इतना 3 लंबा टर्म नहीं देंगे, इतना लंबा कैलकुलेशन बहुत रेयरली आता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी हम लोग आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। अभी हम लोग ने ये चीज सीखा है, हमारा जो फोर्स था वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में था, इसके वजह से एक फील्ड बन रहा था जिसके वजह से उसमें जो ऑब्जेक्ट था उस पर इंटेंसिटी आ रहा था। यहाँ पे भी सेम चीज है, इधर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है जिसमें ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, वो कितना है वो ढूंढना है हमें। तो वो बहुत ईजी है, कैसे ढूंढेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m, इसके वजह से क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो पॉइंट मासेस, दो पॉइंट मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना था? -g कैपिटल M, ये स्मॉल m बाय r डिस्टेंस। करेक्ट। सो डिवाइड बाय m कर देंगे,
जिधर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ढूंढना है उसका ही डिवाइड बाय m करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस Gm/r। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो अभी ग्राफ वाइज कैसे आ जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड पूछा है देन हाइपरबोला, वरना ऐसे। आई होप दिस इज ग्राफ तो बहुत इजी है, अभी सबको पता है कि इनवर्स रहेगा तो कैसे करना है सब चीजें। ओके, सो आई होप ये बहुत अच्छे से समझा रहेगा सबको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अच्छे से समझ लो इसको। फिर ये आ जाता है, अभी है ना हम लोग को इस पॉइंट पे इंटेंसिटी भी ढूंढना है एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी ढूंढना है। करेक्ट। तो कैसे ढूंढेंगे? इंटेंसिटी क्या आ जाएगा? r डिस्टेंस मास m। सो इस डायरेक्शन में है तो क्या आता था? फॉर्मूला क्या है? Gm/r² प्लस माइनस Gm/r² इक्वल टू 0। करेक्ट। पोटेंशियल का क्या होगा? माइनस Gm, इधर हमें ढूंढना है, इस पॉइंट पे हमें ढूंढना है। समझो ये m0 मास है तो इस पे क्या आ जाएगा? Gm, इसको माइनस Gm/r, बिकॉज इधर ये वेक्टर है, इधर डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होगा तो क्या? करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ये पूरे रिंग के वजह से इस पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लग रहा है ये हमें ढूंढना है। तो इधर एक छोटा सा मास dm ले लेंगे, ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा r² प्लस x²। करेक्ट। एंड उस छोटे से मास को हम लोग पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे एंड विल गेट पोटेंशियल का वैल्यू एज Gm/√r² प्लस x²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Gm/r² प्लस x² का माइनस, ऑफ कोर्स माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ। करेक्ट। माइनस क्यों? क्योंकि उस पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे एंड फाइनाइट डिस्टेंस पे ला रहे तो नेगेटिव में होगा या 0 से कम का वैल्यू होगा, ये चीज डिस्कस किया है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ने समझो एट सेंटर मतलब x इज इक्वल टू 0 पे देखा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस Gm/r, जो नॉर्मल हमारा पोटेंशियल एनर्जी सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो। सो यही वाला वैल्यू सेम रहेगा फॉर b एट सम x स्मॉल रहेगा तभी। करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जैसे जैसे इधर से जाएगा तो माइनस Gm/r, फिर इधर जाएगा तो इतना ही, थोड़ा बहुत इतना ही वैल्यू रहेगा। बट जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ता जाएगा देन हमारा पोटेंशियल ऐसे चेंज होता जाएगा। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे तो फर्स्ट कुछ हमारा x पे जब x इज इक्वल टू 0 है तभी हमारा कुछ ऐसा है एंड देन कम होता जाएगा पोटेंशियल जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा। सो सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो, जैसे इधर से जाएगा तो वैसे ही होता जाएगा। ये कब? मैग्नीट्यूड हम लोग ने अगर मैग्नीट्यूड लिया तो। अगर हम लोग ने विदाउट मैग्नीट्यूड देखा तो ये नेगेटिव में जस्ट ग्राफ बनेगा, नेगेटिव में ग्राफ बनेगा। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग आ जाते हैं, ये मैंने चीज ऊपर डिस्कस किया था फिर से। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस एंड चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे क्वेश्चन अभी नहीं दिखेगा ज्यादा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वहां पे भी हमारे पास पोटेंशियल वाला टर्म आ जाएगा एंड सेम चीजें, सेम टर्म्स, बट वहां पे इलेक्ट्रिक आ जाएगा, जस्ट इतना ही डिफरेंस होता है। सो अभी से अच्छे से समझ गया देन आगे के लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिर आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। सो हम लोग ने इस मास को कुछ इन्फिनिटी से इधर लाया। करेक्ट। तो इधर V1 दैट इज V आउट हमारा कितना होगा? माइनस Gm/r, ये वाला r। करेक्ट। इस मास m को सरफेस पर लाया देन कितना हो जाएगा? माइनस Gm, रेडियस वाला r। फिर अंदर लाया तो इंटेंसिटी तो 0 होता था। करेक्ट। बट हमारा इधर जो पोटेंशियल होगा वो 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों? अंदर की साइड हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो इक्वल टू 0 है। करेक्ट। इंटेंसिटी इक्वल टू 0 है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ने इन्फिनिटी से सरफेस तक लाया, सरफेस से सरफेस तक हमें मिला ये वाला पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी उस सरफेस से अंदर लेके जाएंगे ना फिर भी पोटेंशियल उतना ही रहेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज अंदर की साइड हॉलो स्फीयर में देयर इज नो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0, वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो जो वर्क डन सरफेस तक लाने के लिए होगा उतना ही वर्क डन सरफेस से अंदर इनसाइड लेके जाने के लिए होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इधर भी वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? Gm/r जितना। सो ये V सरफेस के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा?
इधर हम लोग बोल सकते हैं कि इधर सेंटर से r डिस्टेंस तक इसका वैल्यू एक ही रहेगा, करेक्ट। जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसका वैल्यू ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। इधर हम लोग बोल सकते हैं r इज इक्वल टू ये, एंड देन हमारा पोटेंशियल इज ये, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेगेटिव में दिखाना है तो ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। सो वैसे ही अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, करेक्ट। सॉलिड स्फीयर में सेम चीजें होंगी, वी आउट एंड वी सरफेस के लिए, जस्ट चेंज होगा इस वी इनसाइड के लिए, क्योंकि होलो स्फीयर में वी इनसाइड में देयर इज नो इंटेंसिटी, देयर इज नो फील्ड, तो इसलिए जितना वर्क डन हो रहा है इन्फिनिटी से सरफेस में लाने के लिए उतना ही वर्क डन सरफेस से अंदर तक लेके जाने के लिए हो रहा है। वर्क डन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वर्क डन बाय मास कर देंगे तो हमें पोटेंशियल मिल रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो बेसिकली हमें चेक क्या करना है, वर्क डन। बट इधर हम लोग इन्फिनिटी से सरफेस पे लाने तक कुछ वर्क डन होगा, उसके अंदर लेके जाने के लिए भी हमारा कुछ वर्क डन होगा, करेक्ट। बिकॉज इन सॉलिड स्फीयर अंदर हमारा इंटेंसिटी भी है, फील्ड भी है, इसके वजह से, करेक्ट। तो वी आउट का वैल्यू तो उतना ही रहेगा, जी एम बाय ये स्मॉल आर, ये माइनस जी एम बाय आर। सो इधर क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू माइनस जी एम 3r² माइनस r² डिवाइड बाय 2r³, करेक्ट। अभी ये डिराइव करके मैं नहीं दिखाने वाली, बिकॉज एट द एंड आपको ये वैल्यू याद ही रखना है, सो डेरिवेशन में बहुत टाइम वेस्ट होगा, सो आई एम नॉट शोइंग द डेरिवेशन, बट ये चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा। सो इधर अभी हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो हम लोग को फर्स्ट चेक करना पड़ेगा कि जब हमारा r इज इक्वल टू 0 है तभी हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा। सो वी क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 0 पे माइनस जी एम, ये 0 ले लिया तो आ जाएगा हमारा 3/2r, करेक्ट। सो समथिंग इधर हमारा वैल्यू रहेगा, करेक्ट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो माइनस r² हो रहा है तो वैल्यू थोड़ा सा डिप होता जाएगा, एंड देन r फिर ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। सेम इधर से भी ऐसा ही होगा। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिया देन क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे समझ लो, मतलब ये वाला सही है, ये थोड़ा सा ड्राइंग गलत हो गया। ये पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, जब r इज इक्वल टू ये एंड देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, एंड विल गेट द आंसर, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज हम लोग ने बहुत सारा थियोरी वाला थियोरी नहीं बोल सकते बट पॉइंट्स पढ़े, एंड देन अभी क्वेश्चंस करेंगे। सो इसमें ना डायरेक्टली इधर ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाएगा। ये इधर तो मेनली हम लोग को वैल्यूज से कम ग्राफ पर ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, एंड देन ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, एंड दिस वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एंड इधर हमारे पास एक ये थोड़े टाइप का क्वेश्चन होता है, वो करेंगे, एंड विल एंड दिस पार्ट, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, आई नो, बट आप अच्छे से समझोगे देन अच्छे से सब क्लियर होगा। से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट किया था। सो उधर से हम लोग ने एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ढूंढा, फिर उस पॉइंट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ढूंढा दूसरे पॉइंट पर, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में एक रिलेशन हमें मिला, करेक्ट। फिर हम लोग ने उस रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड देन हम लोग ने देखा कि रिंग के वजह से, एक हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, उनके वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर क्या चेंजेस आ रहा है। अभी इधर रिंग पे या कोई सॉलिड स्फीयर पे, हॉलो स्फीयर पे अगर कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछे फिर भी हम लोग ढूंढ सकते विद द हेल्प ऑफ हमारा फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू बाय एम, करेक्ट। सो अभी हम लोग हर चीज को इंटर रिलेट कर पा रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी क्वेश्चंस करते ताकि और क्लैरिटी आ जाए, करेक्ट। सो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट 2r अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जीज। सो इधर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, क्या था, डेल्टा u इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r, करेक्ट। तो mgh कितना है, 2r है, डिवाइड बाय 1 प्लस 2r बाय r, तो ये हो जाएगा 2mgr बाय 3। ये मेथड 1। मेथड 2 हमारे पास क्या था, डेल्टा u इज इक्वल टू क्या है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। सो u फाइनल क्या है, माइनस जी एम स्मॉल m, r प्लस 2r 3r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड हमें मिल जाएगा जी एम एम बाय r, करेक्ट। तो इधर से भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा कॉमन, एंड विल गेट आंसर इज ये, करेक्ट।
अभी इस gm को gr स्क्वायर कर दिया तो हमें फिर से ये आंसर मिल जाएगा. तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट, the change in potential energy when a body of mass m is raised to height nr from the earth surface. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. सो डेल्टा u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg जो हाइट एक्स्ट्रा है nr डिवाइड बाय 1 प्लस nr बाय r. सो आर आर कट और हमें मिल जाएगा mg r सॉरी r n बाय 1 प्लस n. अभी ये mg को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं कैसे, gr को सॉरी कैसे लिख सकते हैं, gm m बाय r n बाय 1 प्लस n. करेक्ट तो ऑप्शन है, हाँ है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the work done in bringing 3 particles each of mass 100 gram from large distance to the vertices of an equilateral triangle of side 20 centimeter. करेक्ट तो ये हमारा ट्राइंगल है, सब जगह सेम मास है और हम लोग कुछ डिस्टेंस से ला रहे, इनफाइनाइट से ला रहे. तो डेल्टा यू में हम लोग देखेंगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इनिशियल डायरेक्टली जीरो तो हमें यू फाइनल मिल जाएगा डायरेक्टली. कैसे, विद द हेल्प ऑफ हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट, सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे ढूंढना है हम लोग ने सीखा है. क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन में आ जाएगा, फिर दो अगर सभी अभी के लिए m मास ले लो और a डिस्टेंस ले लो सब, सो इजी हो जाएगा सॉल्विंग वाइज. तो ये क्या आ जाएगा, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, सॉरी सॉरी प्लस जी एम स्क्वायर बाय ए. करेक्ट, प्लस जी एम स्क्वायर बाय ए. तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3gm स्क्वायर बाय ए करके. सो अभी इसका वैल्यूज डाल देंगे, माइनस 3 इंटू जी इंटू एम कितना है 100 ग्राम, अगर केजी में लिया तो 0.1 10⁻² हो जाएगा. करेक्ट, सेंटीमीटर ए 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. सो क्या आ जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 0.1 जितना आ जाएगा, तो 0.1 10⁻⁻1 बेसिकली. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 जी 10⁻, ये +1 ऊपर जाएगा -1 जैसा, इधर वैल्यू डाल के देन सॉल्व करना है. मोस्टली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, ऐसा एम ए वैसे ही देते हैं, वैल्यूज बहुत कम जगह दे देते हैं. सो आई होप सबको समझा है. वैल्यूज देख लो, आंसर ला लो, बट ये कैसे करना है, सॉरी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इनिशियल इनफाइनाइट से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो जीरो हो जाएगा. देन यू फाइनल हमें ढूंढना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है सिस्टम ऑफ मासेस के लिए. देन हम लोग को कैसे ढूंढना है हमने सीखा है, तो दैट्स इट. करेक्ट. अभी ये क्वेश्चन, 4 particles A, B and C and D each of mass m are kept at the corners of a square of side L. Correct. A, B, C, D, L, 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 L. Now the particle D is taken initially by an external agent keeping the other particle fixed at their respective positions. D को हम लोग लेके जा रहे इंफिनिटी पे. करेक्ट, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डी ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट इज. सो हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है, बट पूछा क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी. करेक्ट, तो इसको लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो अभी हम लोग इधर यू फाइनल हमारा क्या होगा, जहाँ पे डी चला गया है. करेक्ट, तो इन तीनों के बीच का ही रिलेशन हम लोग को बेसिकली ढूंढना रहेगा. करेक्ट. सो अगर डी को हम लोग ने इधर से हटा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच का, बी और सी के बीच का, ए और सी के बीच का. करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी. तो क्या, जी एम स्क्वायर बाय एल, ये दो ए और बी के बीच में एंड बी और सी के बीच में, तो 2 डायरेक्टली कर दो, माइनस ऑफ कोर्स माइनस ए और सी के बीच में क्या आ जाएगा, जी एम स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना होता है, √2l. करेक्ट, तो √2l. ये हो गया हमारा यू फाइनल. माइनस यू इनिशियल क्या था, ये पूरा वाला पार्ट तो बोल सकते ए और बी का, बी एंड सी का, सी एंड डी का एंड ए एंड डी का. तो 3 टाइम्स बोल सकते हैं, 3 ए और बी 1 टाइम, बी एंड सी 2, सी एंड डी
3, करेक्ट, एंड DNA 4 हो जाएगा 4gm² एंड 2 ये रहेगा A और C और D और B के बीच का, करेक्ट। तो माइनस बीच में रहेगा, इसका माइनस अलग एंड इसका माइनस, क्या आ जाएगा 2gm²/√2l, करेक्ट। तो इसको अभी प्रॉपरली अरेंज करो, -gm²/l -gm²/√2l, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4gm²/l, ये क्या हो जाएगा प्लस 2gm²/√2l, करेक्ट। सो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2gm²/l प्लस प्लस gm²/√2l, करेक्ट। तो इसको कॉमन और लिया तो gm²/l 2 प्लस 1/√2, करेक्ट। तो इसको इधर भेज देंगे तो √2 डिवाइड बाय होल √2 आ जाएगा। सो हमें दिख रहा है ये ऑप्शन, हाँ दिख रहा है ये वाला, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको धीरे धीरे सब चीजें ध्यान में रख के सॉल्व करना है, वरना गलत हो। सॉरी, इधर मैंने भी एक मिस्टेक कर दिया बहुत बड़ा वाला, ये माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी था, तो ये माइनस इधर वाले, हाँ ये इधर कुछ नहीं था तो इधर माइनस आ जाएगा वर्क डन ढूंढने के लिए। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सो ये क्वेश्चन, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट P और डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून। इधर से 3r डिस्टेंस पे से पॉइंट P को रिलीज किया है, ये रेडियस r रहेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2r जितना, करेक्ट। Which one of the following expression gives the speed of the object on heating the surface of the moon? Heating the moon basically, correct. So इधर हम लोग को COMe यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इधर हमारा कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और स्पीड ढूंढना है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को हमें लाना पड़ेगा, करेक्ट। सो COMe ढूंढेंगे तो K काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 0 बिकॉज ये तभी रेस्ट पे है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सो G मून का m मास, इसका मास हमें देके नहीं रखा, सो स्मॉल m ले लो, डिवाइड बाय हमारा सेंटर से 3r, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इज इक्वल टू ये हाफ mv², करेक्ट, प्लस u फाइनल। u फाइनल कितना हो जाएगा, हमें सरफेस पर लाना है, तो इधर भी हमारा कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है माइनस, इधर माइनस ध्यान से लेना वरना गलत हो जाएगा। तो ये r जितना है, करेक्ट। इधर से स्मॉल m हर जगह से कट कर सकते। सो इधर हम लोग ऐसे कर देंगे क्या, इस माइनस gm को इधर भेज देते, gm 3r, ये हो जाएगा प्लस gm/r इज इक्वल टू v²/2। सो इसको 3 इधर डाल देंगे 3, सो ये हो जाएगा हमारा 2gm/3r, तो v² इधर 2 भेज देंगे तो 4 हो जाएगा एंड हमें v का वैल्यू मिल जाएगा 2gm/3r, ये 4 ही लो क्योंकि हमें √½ लेना है डायरेक्टली, ओके। सो ये ऑप्शन है, हाँ है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो विद द हेल्प ऑफ COMe अभी हम लोग ढूंढेंगे हमारा एस्केप वेलोसिटी। बहुत इजी है एस्केप वेलोसिटी ढूंढना। सो मिनिमम स्पीड विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स इन ऑर्डर दैट इट मस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ इज नोन एज एस्केप स्पीड। सो आई वांट कि आप विद द हेल्प ऑफ COMe एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप स्पीड का वैल्यू ढूंढो। एंड देन हम लोग के पास है ना, एस्केप वेलोसिटी जस्ट ये एक फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज तो हमारा ब्लैक होल वाला, सेकेंड इज हमारा VRMS, थर्ड इज हमारा अगर हमारा जो गिवन वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है देन V इंटर स्पेस में जो वेलोसिटी रहेगा उसका वैल्यू आ जाता है, या बहुत कम है देन हमारा एस्केप वेलोसिटी, तो वो कितने हाइट पर रहेगा वो हम लोग ढूंढ सकते हैं। सो यहाँ पे ये डिफरेंट केसेस आ जाता है जिसपे हमारे पास बहुत सारा PYQs है। सो एस्केप वेलोसिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट हाईली आस्क्ड टॉपिक इन ग्रेविटेशन, करेक्ट। सो अभी हम लोग आज का पार्ट एंड करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एस्केप वेलोसिटी को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग बात करेंगे इज अबाउट केपलर्स लॉ एंड बाइंडिंग एनर्जी, जिसके वजह से सैटेलाइट पे क्या
इफेक्ट्स आता है, सैटेलाइट एलिप्टिकल पाथ लेगा, सर्कुलर पाथ लेगा, या एलिप्टिकल पाथ लेके हमारा ऑर्बिट छोड़ देगा, तो वो सब क्वेश्चंस आ जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे। एंड टिल देन बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, इस बार अभी लेट नहीं होगा। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो इतने दिनों से हो रहा था, बट नाउ ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके, सो टिल देन बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट।